Good morning, my dear students and learner. How are you? I hope you are all fine. So, dear students, today I am going to discuss this chapter of geography, class 9, that is the natural vegetation and wildlife. And let me tell you, dear student, this is the very interesting chapter to learn. Okay, so in this chapter, we are going to study about the different type of vegetation that we will found in India and different type of forest too. Okay, and different types of plants and animal which are found in that particular type of vegetation and forest. Okay, so keep watching this video. So start करते हैं. Our country India is one of the 12 mega biodiversity country in the world with about 47,000 plant species. India occupied 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversities. तो जो हमारी कंट्री है बच्चों, ये पूरे वर्ल्ड में 12th नंबर पर है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है. अब यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड है उसका मीन्स ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारी कंट्री में मिलते हैं. ठीक, तो हमारी कंट्री में टोटल 47,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं और इंडिया पूरी वर्ल्ड में 10th नंबर पर सबसे ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ इंडिया में है और एशिया में 4th प्लेस है इंडिया की सबसे ज़्यादा प्लांट डाइवर्सिटी में. And there are 15,000 flowering plant in India, which accounted for 6% of the total world's number of flowering plants. पूरी दुनिया में जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसका 6% इंडिया में है और 15,000 फ्लावरिंग प्लांट इंडिया में कैरी किए जाते हैं. इंडिया हैज़ many non-flowering plants such as the ferns, algae, fungi. ठीक, इंडिया में कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी मिलते हैं. India has approximately 90,000 species of animal as well as rich variety of fishes in its fresh and marine water. So इंडिया में approximately 90,000 फिश की प्रजातियां पाई जाती हैं. ठीक, जो कि फ्रेश और मराइन वाटर दोनों में ही मौजूद होती हैं. Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम. देखिए बेटा, नेचुरल वेजिटेशन असल में है क्या? नेचुरल वेजिटेशन में वो एरिया जहाँ पर प्लांट्स ग्रो होते हैं, प्लांट्स की कम्युनिटी ग्रो होती है. ठीक है, और वो नेचुरली ग्रो होती है बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस के या बिना किसी ह्यूमन के हेल्प के. ठीक, और वो लंबे समय तक वहाँ पर ह्यूमन बीइंग का डिस्टर्बेंस नहीं होता है ना. इस टर्म को हम लोग कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन. दस cultivated crops and fruits orchards form part of vegetation, not natural vegetation. तो जब भी हम बात करेंगे कल्टिवेटेड क्रॉप्स की, फ्रूट्स की, ऑर्चार्ड्स की, तो ये सब क्या फॉर्म करता है हमारा वेजिटेशन, ना कि नेचुरल वेजिटेशन. ओके, तो इन सबको हम लोग हमेशा क्या किस नाम से जानते हैं? वेजिटेशन के बोलते हैं. इनको हम नेचुरल वेजिटेशन कभी नहीं बोलेंगे. ओके, सो लेट जस्ट टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फ्लोरा. Flora. The term flora is used to denote plants of a particular region or a period. तो फ्लोरा जो शब्द है वो पर्टिकुलरली प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं. जब किसी रीजन में जिस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं तो कहा जाता है कि फ्लोरा है. ठीक, और सिमिलरली जो एनिमल की स्पीसीज होती हैं उनको हम फोना के नाम से जानते हैं. कहा जाता है कि अगर किसी एरिया में है ना प्लांट्स की स्पीशीज़ क्या हैं तो कहा जाएगा कि फोना क्या है. तो दिस ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना किंगडम इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर. तो ये हमारी कंट्री में जो फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं है ना, इनके मिलने का कुछ कारण है ना. व्हाट आर द फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. लेट अस सी. Two factors are there. First one is the relief factor and the other one is the climate. Okay, so in relief we need to understand the land and soil है ना, how land and soil will be helpful in the natural vegetation. तो बात करते हैं सबसे पहले land की. So land affect the natural vegetation directly and indirectly. Do you expect the same type of vegetation in mountainous, plateau, plain areas or in dry or in wet region? देखिए, लैंड जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है किसी भी जगह के नेचुरल वेजिटेशन को, है ना. डायरेक्टली भी कर सकती है और इनडायरेक्ट भी कर सकती है. जैसे कि आप लोगों ने अलग अलग एरिया देखा होगा. आपने माउंटेनियस वेजिटेशन या माउंटेनियस एरिया देखा हो, प्लेटू का देखा हो, प्लेन एरियाज़ देखे हों, ड्राई एरियाज़ देखे हों, वाइट एरियाज़ देखे हों. इन सभी एरियाज़ में रीजन में
उन सभी वेजिटेशंस में आपको डिफरेंट टाइप का लैंड पैटर्न मिलेगा, दैट इज़ द रिलीफ। ओके, द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। जिस प्रकार की लैंड होती है उसी प्रकार का वेजिटेशन वहाँ पर डेवलप्ड होता है। द फर्टाइल लेवल इज़ बेसिकली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। अगर लैंड ज़्यादा फर्टाइल है तो वहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। द अनड्यूलेटिंग एंड द रफ टेरेन्स आर एरियाज वेयर द ग्रासलैंड वुडलैंड डेवलप एंड गिव शेल्टर टू द वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए, अनड्यूलेटिंग ऐसी जगह होती है जो कि आपका प्लेन सरफेस नहीं होता, जिसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अनड्यूलेटिंग सरफेस कहते हैं उसको। और रफ टेरेन का भी मतलब वही होता है ना, जिसको हम ऊबड़ खाबड़ भूमि कहते हैं, ठीक है, रफ टेरेन कहते हैं। सो द नेक्स्ट इज द सॉइल। द सॉइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। देखिए, जो सॉइल होती है हर डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइप की सॉइल्स हमें मिलती है। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ जो सॉइल होती है वो डिफरेंट वेजिटेशन को फॉर्म करती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। फॉर एग्जांपल, वी विल फाइंड द सैंडी टाइप ऑफ सॉइल इन द डेजर्ट एरिया, और उस डेजर्ट एरिया में हम डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल मिलेंगे हमको, ठीक है। बात करें अगर वहाँ पर प्लांट्स की, तो वहाँ पर कैक्टस और थॉर्नरी बुशेस मिलती हैं। कांटेदार झाड़ियों को थॉर्नरी बुशेस कहा जाता है, तो थॉर्नरी बुशेस हमें मिलती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँगा वेट और मार्शी एरिया की, है ना, तो वहाँ पर डेल्टिक टाइप की सॉइल वहाँ पर मिलेगी, और वहाँ पर जो वेजिटेशन होगा वो मैंग्रोव वेजिटेशन होगा या डेल्टिक वेजिटेशन होगा। ओके, द हिल स्लोप्स विथ सम डेप्थ ऑफ सॉइल्स हैव द कॉनिकल ट्रीज। अगर मैं बात करूँगा हिल के स्लोप्स का, तो वहाँ पर उसकी जो सॉइल होगी उसके डेप्थ में हमें क्या मिलेंगे, कॉनिकल्स ट्री मिलेंगे, है ना। जो क्रिसमस पे आप लोगों ने शायद देखे होंगे, जो क्रिसमस ट्री के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, वो कॉनिकल ट्रीज होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट, है ना। क्लाइमेट इज ऑल्सो अ थिंग दैट इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। और क्लाइमेट के अंदर सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है दैट इज द टेम्परेचर। ओके, द कैरेक्टर एंड द एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर along with humidity in the air, precipitation, and the soil. On the slope of the Himalaya and the hill of the peninsula above the height of 915 meter, not only climate, ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल, ये भी सभी फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं अल्टीमेटली, ठीक है। इसको समझने के लिए अगर मैं बात करूं हिमालयाज़ की, तो हिमालयाज़ और उसके जो हिल्स हैं, ठीक है ना, वो करीबन पेनिनसुला से 915 मीटर्स की हाइट पर हैं। तो जब हम 915 मीटर्स की हाइट पर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, और टेम्परेचर वहाँ पर फॉल होने की वजह से वहाँ का वेजिटेशन और वहाँ का जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है पर्टिकुलर एरिया से, इन पर्टिकुलर एरियाज़ पे जहाँ पर हम रहते हैं। ओके, तो वहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि हम ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल टेम्परेट में पहुँच गए, और वेजिटेशन भी वहाँ से क्या हो गया बच्चों, एल्पाइन वेजिटेशन हो गया, ठीक है। तो पहले तो टेम्परेट चेंज हुआ, ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल हो गया, फिर उसके बाद जो वेजिटेशन था वो एल्पाइन वेजिटेशन लग गया। ओके, dear student, as you can see on your screen, there's a table given, and this table tell you about the temperature characteristics of the vegetation zone। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो वेजिटेशन जोन्स हैं उनके डिफरेंट टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पर मॉनिटर करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो 4 वेजिटेशंस गिवन है, पहला है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड एल्पाइन। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का देखिए टेम्परेचर, है ना, औसतन यानी कि एवरेज टेम्परेचर जो वहाँ पर रहता है एनुअली, वो 24 डिग्री से ज़्यादा रहता है, यानी कि थोड़ी सी गर्मी है ना। और अगर मैं जनवरी के मीन टेम्परेचर की बात करूँ तो वो 18 डिग्री से अबव है, और वहाँ पर कोई भी फ्रॉस्ट यानी कि कोई नहीं जमता है, फ्रॉस्ट नहीं है बिल्कुल। सब ट्रॉपिकल में आएंगे तो टेम्परेचर आपका औसतन मतलब एवरेज 17 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और वहीं पर जो जनवरी है उसका मीन टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा, है ना। और फ्रॉस्ट कभी कभार देखने को मिल जाता है, बट फ्रॉस्ट इज़ रेयर। नेक्स्ट इज़ द टेम्परेट जो एरिया है पर्टिकुलर, है ना, वहाँ पर जो ऑल्टीट्यूड है अब वो हाई हो चुका है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल से।
बात करें अगर हम टेम्परेट की, तो टेम्परेट में 7 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक का मीन टेम्परेचर रहता है। और वहाँ पर जनवरी का मीन टेम्परेचर -1 डिग्री सेंटीग्रेड टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। वहाँ पर फ्रॉस्ट भी हो सकता है और स्नो भी हो सकता है, यानी कि जम भी सकता है ना। और फ्रॉस्ट भी हो सकता है और स्नो भी होगा वहाँ पर, ठीक। और एल्पाइन वेजिटेशन जिसके बारे में हमने बात की थी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पर हमें मिलता है वो, वहाँ पर जो टेम्परेचर है हमेशा 7 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही रहता है ना। और जनवरी में मीन टेम्परेचर हमेशा -1 डिग्री के नीचे ही मिलता है, और स्नो वहाँ पर काफ़ी आम है। ओके, तो ये टेम्परेचर के कैरेक्टरिस्टिक थे अलग अलग वेजिटेशनल जोन में। ओके, तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि अलग अलग टाइप के वेजिटेशन में अलग अलग रीजन्स में कैसे टेम्परेचर वर्क करता है। ओके, so the next factor which affect the vegetation of a particular place is the sunlight, or we can say the photoperiod. The variation in duration of sunlight at different places is due to the difference in latitude and altitude, seasons and duration of the day. Due to longer duration of sunlight, tree grow faster in summer. देखिए ऐसा है कि जो नेक्स्ट फैक्टर है ना, तो इसको हम सनलाइट कहते हैं। ये किसी भी जगह की वेजिटेशन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो सनलाइट का वेरिएशन है वो डिफरेंट प्लेसेस पर हमें डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देता है ना। कारण इनका ये है कि अलग अलग जगह का लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड ये अलग अलग होते हैं। सीजन्स का ड्यूरेशन वहाँ पर अलग होता है, डे का ड्यूरेशन अलग होता है। तो जिस जगह पर दिन लंबा होगा यानी कि सनलाइट वहाँ पर हमें ज़्यादा दिखेगी। तो सनलाइट का अगर ज़्यादा प्रेजेंस होगा किसी वेजिटेशन में, तो इसका मतलब वहाँ पर जो ट्री हैं वो ज़्यादा ग्रो करेंगे, ज़्यादा फास्ट ग्रो करेंगे। ओके, तो अगर हम, तो ये एग्जांपल है कि अगर ज़्यादा ट्री ग्रो फास्ट कब करते हैं, तो वो समर्स में करते हैं क्योंकि वहाँ पर इनफ सनलाइट होती है। ओके, द नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेसिपिटेशन। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्रेसिपिटेशन? सो द क्लाउड रिलीज द वाटर, the cloud release the water in the form of rain, that is called precipitation. और सिर्फ रेन की फॉर्म में नहीं, स्नो की फॉर्म में भी वाटर रिलीज़ किया जाता है क्लाउड से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक। तो हमें पता है कि इंडिया में अलग अलग एरियाज़ में जो रेनफॉल है वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। ज़्यादातर इंडिया में जो एडवांसिंग रेनफॉल होती है, यानी कि एडवांसिंग जो मॉनसून आता है साउथ वेस्ट में इंडिया के एरिया में, तो वो जून से लेकर सितंबर तक आता है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट से ये रिट्रीट होता है, ठीक। तो आप ये बात गौर करेंगे, पर्टिकुलरली इंडिया में जिन स्टेट्स में हैवी वेजिटेशन है ना, वहाँ पर रेनफॉल हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और जिन एरिया में पर्टिकुलरली कि वेजिटेशन थोड़ा सा डेंस नहीं है, वहाँ पर हमें रेनफॉल उन एरियाज़ के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, है ना। तो जो वेजिटेशन है उन पर्टिकुलर एरियाज़ में भी रेनफॉल हमें प्रेसिपिटेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक दैट व्हाई फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग? So if you are watching this video, please answer this question in the comment section, and we will discuss this question in the next video. Now I am going to start a next topic, that is the type of vegetation. Okay, so dear students, as we have discussed about the vegetation, the vegetation is particularly an area where the wildlife, or we can say the plants, grow without the human aid, okay, without the help of human। तो वो नेचुरली ग्रो करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। और हमने देखा कि अलग अलग टाइप के जो वेजिटेशंस होते हैं वो प्रभावित होते हैं किन बातों से? कुछ फैक्टर से, जैसे कि सनलाइट है, प्रेसिपिटेशन है, okay. Other than that, the temperature is also play a very important role. So different factors are there due to which the vegetation of different place depends upon, okay. So now let's just understand the type of vegetation we find in India. तो कितने टाइप के वेजिटेशंस हैं पर्टिकुलरली? फर्स्ट देखिए, फर्स्ट टाइप का जो वेजिटेशन, द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। द सेकेंड वेजिटेशन इज द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। The third one is the tropical thorn forest and the scrubs. Fourth one is the montane forest, and the fifth one is mangrove forest. Okay, so let's just understand about the first vegetation, that is the tropical evergreen forest. Okay, tropical evergreen forest.
So these forests are restricted to heavy rainfall areas of the Western Ghat and island group of Lakshadweep. तो इस प्रकार की जो फॉरेस्ट हैं पर्टिकुलरली इनमें हैवी रेन्स हमें देखने को मिलता है, वो वेस्टर्न घाट्स के कुछ एरियाज़ हैं। इसके अलावा ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड भी है, अंडमान निकोबार, अपर पार्ट ऑफ असम, तमिलनाडु कोस्ट, है ना। ये पर्टिकुलरली एरिया है जहाँ पर हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ओके, सो दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विथ अ शॉर्ट ड्राई सीजन। तो देखिए मैं आपको अगर बताऊं इनके बारे में, तो ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है ना। और दूसरा ये है कि वहाँ पर जो ड्राई सीज़न है वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए। तो जहाँ पर रेनफॉल हम 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा का देखें, प्लस शॉर्ट जो ड्राई जो सीज़न है वो बहुत शॉर्ट हो, है ना। जो ट्रीज़ हैं उनकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 60 मीटर्स तक होनी ही चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। So first question is that in what areas of India we found the tropical evergreen forest? The answer is very simple: the Western Ghat, the islands group of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper part of Assam, Tamil Nadu। तो ये क्वेश्चन बन सकता है वेरी शॉर्ट में बच्चों। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से कि यहाँ पर जो रेन है उसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए। ओके, तो 200 सेंटीमीटर और मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल दे रिसीव। ओके, एंड देयर ड्राई पीरियड इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट। एंड up to what height the trees of these forest can grow? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 60 मीटर एंड अबव। तो these types of questions can be formed with tropical evergreen forest, and इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं। Since the region is warm and wet throughout the year, it has a luxuriant vegetation of all kind, tree, scrubs and creeper, giving it multi-layered structure. Okay, and there is no definite time for the tree to shed their leaves. तो इस प्रकार की जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ओके, ये जो एरिया होता है, ये जो रीजन्स होते हैं, ये क्षेत्र होते हैं, ये ज़्यादातर वार्म और वेट रहते हैं, है ना। तो इसी वजह से इसमें हर प्रकार के, हर वेजिटेशन के काइंड के हमें ट्रीज़ यहाँ पर मिल सकते हैं। ट्रीज़ मिल सकते हैं, स्क्रब्स मिल सकते हैं, क्रैप, है ना, क्रीपर्स मिल सकते हैं, है ना। और इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होते हैं इस प्रकार के ट्री के, है ना। देखिए इसके अलावा यहाँ पर जो इस प्रकार के जो ट्रीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं उसमें कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता जब ट्री अपनी जो लीव्स हैं उनको शेड करेंगे, और यही कारण है जिसकी वजह से ये जो फॉरेस्ट हैं ये थ्रू आउट द ईयर हमें ग्रीन ही दिखते हैं। ओके, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का नाम एवरग्रीन इसलिए रखा गया कि इस प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं ये हमेशा कैसे रहते हैं, ग्रीन ही रहते हैं। कारण इसके दो हैं, पहला यहाँ पर हमेशा रेनफॉल रहता है, ठीक है, दूसरा ये वार्म और वेट रहते हैं, है ना, थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पर जो कंडीशंस हैं प्लांट्स और एनिमल के लिए वो पर्टिकुलरली बहुत फेवरेबल हैं, और जब फेवरेबल हैं कंडीशन यहाँ पर सनलाइट भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में तो बच्चों सनलाइट होती ही है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं ये फेवरेबल होते हैं प्लांट्स और एनिमल के लिए, इसलिए ये बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मैंने एक पिक्चर कलेक्ट किया है NCERT से। देख सकते हैं इसमें जो मैक्सिमम हाइट है, देखिए सबसे टॉप मोस्ट कॉर्नर पर दी हुई है, देखिए कितनी है वो, करीबन 60 मीटर है, ठीक। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे हम। सबसे पहले देखिए जो हाइट है थॉर्नरी बुशेस की, है ना, थॉर्नरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बुशेस होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं जिनकी हाइट 1.5 मीटर्स तक होती है, ठीक है। उसके बाद श्रब्स होते हैं यहाँ पर, ठीक, जहाँ पर 5 मीटर्स तक जाते हैं वो। उसके बाद यंग ट्रीज़ हैं, ठीक, और यंग ट्रीज़ की जो हाइट है वो 20 मीटर्स तक हो सकती है। उसके बाद कैनोपी ट्रीज़ हैं जिनकी हाइट 40 मीटर्स तक हो सकती है। उसके बाद इमर्जेंट लेयर है, ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम हाइट जो है ट्री की वो 60 मीटर्स तक है। इसीलिए इसको मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। मतलब इस प्रकार की जो फॉरेस्ट है उसमें मल्टी लेयर इसीलिए होती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो टाइप ऑफ ट्रीज़ हैं, स्क्रब्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, है ना, वो
इस प्रकार के फॉरेस्ट में इजीली हमें देखने को मिलते हैं। तो ये लेयर्स हैं, आप देख सकते हैं, और लेयर्स देखिए कैसे ऊपर एक के ऊपर जा रही हैं। ठीक, तो पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि एक ट्री के ऊपर दूसरा ट्री होता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग टाइप की जो ट्रीज़ हैं उनकी अलग अलग हाइट्स हैं, है ना, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर हम ट्री देख सकते हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मल्टी लेयर्ड। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस मैप ऑन योर स्क्रीन। ओके, तो इस मैप में यहाँ पर बताया है कि इंडिया डिफरेंट टाइप के वेजिटेशंस होते हैं, उसमें डिफरेंट फॉरेस्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर इंडिया में किस प्रकार का फॉरेस्ट या किस प्रकार का वेजिटेशन इंडिया के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये देखिए कुछ पार्ट हैं इसके तमिलनाडु में, केरला में, और लक्षद्वीप आइलैंड भी हैं देखिए इसके। ठीक है, और असम, वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया भी इसमें कवर होता है। इसके अलावा ट्रॉपिकल डेसीशियस फॉरेस्ट ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद ये माउंटेन, मैंग्रोव्स और ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, ये डिफरेंट टाइप के एरियाज़ में डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पर इजीली अवेलेबल होते हैं, है ना। तो अब जब हम ईच वेजिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर किस टाइप का वेजिटेशन इंडिया के किस एरिया में अवेलेबल है। ओके, so dear students, we came to know that about tropical evergreen forest, how much rain it need, है ना, कितनी रेन इस प्रकार के फॉरेस्ट को चाहिए होती है ना। what type of plant it can grow, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, किस प्रकार के प्लांट्स यहाँ पर मिलते हैं, है ना, किस प्रकार के वाइल्ड लाइफ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने ये देखा कि इंडिया में किन एरियाज़ में लोकेट होता है ना। क्यों इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहा जाता है। ट्रॉपिकल इसलिए क्योंकि यहाँ पे सनशाइन ज़्यादा रहती है ना, और एवरग्रीन इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो अपनी लीव्स किसी एक टाइम पर शेड नहीं करते। तो ज़्यादातर ये जो ये ज़्यादातर फॉरेस्ट है हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीन ही दिखता है, इसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ टाइप ऑफ ट्री की जो हमें इम्पोर्टेंटली यहाँ से पाए जाते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर कमर्शियल इम्पोर्टेंट ट्रीज़। तो कमर्शियली मतलब जो है कि हम व्यापार के लिए जिन प्रकार के ट्रीज़ का यूज़ करते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो एबोनी और महोगनी, रोजवुड, रबर एंड चिंचोना, ये डिफरेंट टाइप्स के इम्पोर्टेंट ट्रीज़ हैं जो हम इस प्रकार के एवरग्रीन फॉरेस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा कॉमन एनिमल्स जो हमें इस प्रकार के फॉरेस्ट में मिलते हैं, जैसे कि एलिफेंट, मंकी, लेमर एंड डियर। इसके अलावा वन हॉर्न राइनोसरस आर फाउंड इन द जंगल ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, बिसाइड दीज एनिमल प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ, स्कॉर्पियंस, स्नेल्स एंड आर ऑल्सो फाउंड इन दीज टाइप्स ऑफ जंगल्स, है ना, इन दीज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, है ना। तो इस प्रकार के फॉरेस्ट में ये प्लांट की स्पीशीज़ भी मिलती हैं, ठीक है, और एनिमल की भी स्पीशीज़ मिलती हैं। और पर्टिकुलरली यहाँ का जो वेजिटेशन है वो उन प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज़ को फेवरेबल है, इसलिए यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल डेसिशियस फॉरेस्ट की। ओके, ट्रॉपिकल डेसिशियस फॉरेस्ट, सो दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला फॉरेस्ट है जो कि हमें इंडिया में देखने को मिलता है। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और इन प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं ना, इसमें ओवर रेनफॉल जो होता है वो 200 सेंटीमीटर से लेके बच्चों 70 सेंटीमीटर का पाया जाता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो रीजन है पर्टिकुलरली, है ना, ट्रॉपिकल डेसिशियस फॉरेस्ट का, उसका जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर्स तक हमें देखने को मिलता है। तो इतनी वर्षा इस प्रकार के फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलती है। Trees of these forests shed their leaves for about 6 to 8 week in a dry season, है ना। तो जो भी ड्राई सीजन होता है उसमें करीबन ये 6th से लेके 8th वीक के बीच में जो ट्रीज़ हैं यहाँ के वो अपनी लीव्स को शेड करते हैं, है ना। तो उसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन डेसिशियस फॉरेस्ट कहा जाता है इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा रेनफॉल के बारे में और देखा कि जो ट्रीज़ है वहाँ पर वो 6 से लेके 8 हफ्तों के बीच में अपनी जो लीव्स हैं उनको शेड करके न्यू जो लीव्स हैं वो फिर आती हैं, ठीक है, रेनफॉल के टाइम।
On the basis of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous. देखिए, बात करें अगर हम वाटर की अवेलेबिलिटी की, तो वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से इस प्रकार के जो फॉरेस्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला जो फॉरेस्ट है वो मॉइस्ट है, जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है यानी वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और दूसरा है ड्राई डेसिशियस, और ये वो है जहाँ पर पानी की थोड़ी अवेलेबिलिटी कम है। ओके, द फॉर्मर इज फाउंड इन द एरिया रिसीविंग 200 एंड 100 सेंटीमीटर। देखिए, जो सबसे पहला है यानी कि जो मॉइस्ट डेसिशियस फॉरेस्ट हैं उसमें रेनफॉल का जो स्तर है वो 200 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर्स तक रहता है। ओके, दीज फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयरफॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ठीक, इस प्रकार के जो फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं वो ज़्यादातर हमारी कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा का जो स्तर है वो ज़्यादा रहता है ना। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में करते हैं, ठीक है, हिमालय के फुट हिल्स में करते हैं, है ना। पर्टिकुलरली हम बात करें अगर स्टेट्स की, तो यहाँ पर झारखंड है ना, वेस्ट उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है ना, और वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न स्लोप है। तो ये पर्टिकुलर एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर मॉइस्ट ज़्यादा रहता है, यानी कि जो रेनफॉल का स्तर है वो करीबन 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर्स तक देखने को मिलता है। ओके, सो अदर देन दैट कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस प्रकार के फॉरेस्ट के बारे में। तो इस प्रकार का जो फॉरेस्ट है वो मैंने आपको पर्टिकुलरली एरिया बता दिया कि ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, वेस्ट उड़ीसा में देखने को मिलता है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये पर्टिकुलर एरिया है हमारी कंट्री का जहाँ पर हमें इस प्रकार के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पर डोमिनेंट स्पीशीज़ होती हैं किसकी, प्लांट्स की। तो यहाँ पर टीक सबसे डोमिनेंट स्पीशीज़ है प्लांट की, जो हमें देखने को मिलते हैं। टीक की ट्री हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबेरी, ये कुछ स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की जो हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। और पर्टिकुलरली हम ये कह सकते हैं कि ये सभी व्यापारिक क्षेत्र, व्यापारिक संदर्भ में यूज़ की जाती हैं। ये सभी प्लांट्स की स्पीशीज़ यानी कि कमर्शियल पर्पस के लिए ये इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए कि ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती हैं या अलग कुछ व्यापारिक काम इनसे किए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की कमर्शियल गतिविधियां यानी कि एक्टिविटीज़ इनसे कैरी आउट की जाती हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी बात की है मॉइस्ट डेसिशियस फॉरेस्ट की। अब हम बात करते हैं ड्राई डेसिशियस फॉरेस्ट की। तो जो ड्राई डेसिशियस फॉरेस्ट होते हैं पर्टिकुलरली वो एरियाज़ में फाइंड किए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से अप्रॉक्सीमेटली 70 सेंटीमीटर्स तक हमें देखने को मिलती है। Okay, so these forests are found in the rainier parts of the Peninsula Plateau and the plains of Bihar, उत्तर प्रदेश। तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सबसे ज़्यादा हमें ड्राई डेसिशियस फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके अलावा बिहार में और पेनिनसुला प्लेटू के रेनियर प्लाट्स में, रेनियर पार्ट्स का मतलब जहाँ पर वर्षा होती है, तो वहाँ पर हमें इस ड्राई डेसिशियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, और जहाँ पर रेनफॉल का स्तर 100 सेंटीमीटर से लेकर 70 यानी कि 100 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। देयर आर ओपन स्ट्रेचेस इन विच द टीक, साल, पीपल एंड नीम ग्रो। ठीक, तो इन एरियाज़ में पर्टिकुलर किस टाइप के ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं, टीक के, साल के, पीपल के और नीम के। ओके, द लार्जर पार्ट ऑफ दिस रीजन have been cleared for the cultivation and some part are used for grazing। देखिए, इस प्रकार के जो वेजिटेशन या फॉरेस्ट होते हैं ना, इनको क्लियर कर दिया जाता है इनके फॉरेस्ट को, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल है, तो वहाँ पर कल्टीवेशन किया जा सकता है पर्टिकुलरली। और जो जगह रह जाती है वहाँ पर उनको ग्रेजिंग फॉर द एनिमल यानी कि जानवर के चराने के लिए उन जगहों को यूज़ किया जाता है। वहाँ की जो ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे स्क्रब्स हैं, वहाँ पर जो प्लांट्स हैं, है ना, वहाँ पर किनको छोड़ दिया जाता है, एनिमल्स को ग्रेयरिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। In these forests, the common animal found are the lion, tiger, pig, deer and elephant, है ना। इस प्रकार का जो फॉरेस्ट है उसमें लॉयन, टाइगर, पिग, डियर और एलिफेंट, है ना, ये एनिमल कॉमनली हमें पाए जाते हैं। अ ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक, टॉर्टॉइस आर ऑल्सो फाउंड इन देयर, है ना। तो इस प्रकार के कुछ और प्लांट्स और एनिमल भी हमें देखने को मिलते हैं। So that's it for this video. In this video we have discussed the
टू मेजर वेजिटेशन है ना, तो मेजर वेजिटेशन के बारे में डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस वीडियोस में डिस्कस किया है। पहला जो था वो एवरग्रीन फॉरेस्ट था एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और जो दूसरा था बच्चों वो था ट्रॉपिकल डेसीशियस फॉरेस्ट, जिसमें हमने ड्राई डेसीशियस फॉरेस्ट और मॉस्ट डेसीशियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है। तो आप इन दो टॉपिक्स के नोट्स बनाएंगे पर्टिकुलरली। अदर देन दैट यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑल्सो, है ना। तो दैट इज़ द होमवर्क फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं, है ना, उनके लिए ये होमवर्क है बच्चों कि आपको करना क्या है कि आपको इनके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और नोट्स बना के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप लोगों ने कितने बच्चों ने नोट्स बनाए हैं। तो जितने बच्चे कमेंट करेंगे मुझे पता चल जाएगा कि इन बच्चों ने नोट्स बनाए हैं। ओके, सो मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल अपलोड करता हूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर फॉर वॉचिंग दिस।